जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं संपूर्ण मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया गया है जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में पूछे गए हैं या आगामी परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण कब हुए? तो पहला मुस्लिम आक्रमण किसका हुआ था? तो अरबों का। तो अरबी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 में आया था। उसके बाद आए थे तुर्की, और तुर्की मुस्लिम आक्रमण में सबसे पहले किया था महमूद गजनवी ने इस 1000 ईस्वी में। और इसके बाद आया था मोहम्मद गौरी द्वारा ही जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी और यहीं से मुस्लिम सत्ता की शुरुआत हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो 712 एडी में भारत पर प्रथम अरबी मुस्लिम आक्रमण हुआ था और सिंध पर इसने आक्रमण किया था। वहाँ के राजा दाहिर थे। इसी के साथ इसका युद्ध रावर या रेवार का युद्ध हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो धन दौलत लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। और तत्कालिक कारण की बात की जाए तो इसका कारण था इराक के शासक अल हजाज के समुद्री जहाज़ों को सिंध के देवल में समुद्री लुटेरों द्वारा लूटा जाना। नेक्स्ट पॉइंट 713 की बात की जाए तो मुल्तान या स्वर्ण नगरी पर इसने आक्रमण किया था। इसकी जानकारी अली अहमद के चचनामा से मिलती है। अरबी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो ये भी पूछ लिया जाता है। भारत में इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ था इसी से, और भारत अरब संस्कृति, व्यापार, ज्ञान विज्ञान का भी आदान प्रदान हुआ। ऊँट पालने की प्रथा आई थी अरब से ही, खजूर की खेती, दिरहम नामक मुद्रा और जजिया नामक कर जो कि गैर मुस्लिम कर होता था, सबसे पहले अरबों द्वारा ही लगाया गया था। ज्ञान की बात की जाए तो भारत से दशमलव प्रणाली और अल ख्वारिज्म लेकर गया था अरब से अलेब्याड द्वारा यूरोप में गई थी दशमलव प्रणाली, और अरब से मानसूब शब्द और मानचित्र कला की जानकारी प्राप्त हुई थी। साहित्य की बात करें तो आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, चरक संहिता, संस्कृत संहिता और पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद हुआ था। अजफाजरी ने ब्रह्मा सिद्धांत व खंडन खाद्य का अरबी में अनुवाद करवाया था। फिर बात करते हैं महमूद गजनवी के बारे में। तो 932 में अल्पगीन नामक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना किया था और गजनी राजधानी थी अफगानिस्तान की। 777 ईस्वी की बात करें एडी की तो दामाद व गुलाम सुबकुद्दीन ने हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया था और भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुस्लिम था ये महमूद गजनवी। 998 एडी में सुबकुद्दीन का पुत्र महमूद गजनवी शासक बना। इसकी उपाधियों की बात करें तो पूछ ली जाती हैं। तो बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह द्वारा इसको दी गई थी कौन सी उपाधियाँ? यामीन उद्दौला, यामीन उल मिल्लाह, सुल्तान, और सुल्तान उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम शासक था, प्रथम तुर्की था। अन्य कौन सी इसको उपाधियाँ थी? तो गाजी और बुत किशन या मूर्ति भंजक भी इसको कहा गया था। महमूद पर गजनवी के प्रमुख आक्रमण क्या हुए थे? भारत पर महमूद गजनवी द्वारा कौन कौन से आक्रमण हुए थे? तो इतिहासकार थे हेनरी एलियट के द्वारा बताया जाता है कि इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था और इसके आक्रमण के कारण थे धन की प्राप्ति करना, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, जैसे कि अरब भी आया था मोहम्मद बिन कासिम, वो भी धन लूटने और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने आया था। मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार करने आया था ये। प्रमुख आक्रमणों की बात करें तो भारत में अधिकांश आक्रमण खैबर दर्रे से हुए थे इसके द्वारा। 1000 ईस्वी में हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र पर पेशावर व अन्य इलाकों पर इसने किया था, और द्वितीय किया था 1001 हिंदू राजा जयपाल के यहाँ, और जिसकी राजधानी थी वहिंद और उदभांडपुर जो कि पेशावर में है। यहाँ का राजा कौन था? जयपाल, और इससे हार गया था। फिर उसने आत्महत्या कर ली थी जयपाल ने। इसका बेटा आनंदपाल वहाँ का शासक बना था। फिर इसने कौन सा आक्रमण किया था? 1014 में थानेश्वर हरियाणा में चंद्र स्वामिनी मंदिर पर आक्रमण किया था जो कृष्ण को समर्पित मंदिर है। 1018 में घंटा घाटी कन्नौज मथुरा पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण इसने किया था और यहाँ का राजा था गुर्जर प्रतिहार राजा राजपाल।
1019-20 में कालिंजर अभियान गया था, जहाँ पे चंदेल शासक विद्याधर थे। तब 16वां आक्रमण इसका 1025 ईस्वी में हुआ था और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। यहाँ पे उस टाइम चालुक्य शासक थे भीम प्रथम, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। सिंधु नदी पर जाटों ने इसको लूटा था और 1027 में मुल्तान के पास खोखरो जाटों के विरुद्ध इसका युद्ध हुआ था, जो कि अंतिम था। 1030 में इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर बात करते हैं महमूद गजनवी के अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो सेना में तिलक नामक हिंदू सेनापति इसने नियुक्त किया था। संस्कृत व अरब मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के, जिनको दिरहम कहा जाता था, चलवाया था। इसके समय के साहित्यकार भी पूछ लिए जाते हैं। तो अलबरूनी की बात करें, तहकीक ए हिंद इनकी पुस्तक है जो अरबी भाषा में है। फिरदौसी की शाहनामा या फारसी ग्रंथ है। पूर्व का होमर और कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग किसने कहा था? फिरदौसी ने कहा था। कुतुबी की बात करें तो यह दरबारी इतिहासकार था और तारीख ए यामिनी अरबी भाषा में इसी का लेख है। बैहाकी की बात करें, तारीख ए सुबकुद्दीन और पूर्वी पेपस। फिर बात करते हैं मोहम्मद गौरी की। 1177 AD में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गजनी का शासक बना था और 1175 AD में खैबर और गोमल दर्रे द्वारा भारत के मुल्तान पर प्रथम आक्रमण इसका हुआ था, जिसका भी यही कारण था, धन की प्राप्ति करना और साम्राज्यवाद का विस्तार करना। भारत पर इसके प्रमुख आक्रमण थे 1175 में मुल्तान पर प्रथम, और करामातियों को हराकर मुल्तान पर इसने कब्जा कर लिया था। द्वितीय आक्रमण 1178 में किया था गुजरात के पाटन पर, और चालुक्य राजा भीम द्वितीय किसके संरक्षण में थे उस टाइम, तो इनकी माँ थी नायका देवी, वहाँ आक्रमण किया था। और माउंट आबू के पास गौरी की पराजय भारत में प्रथम इसकी पराजय थी ये। फिर बात करते हैं 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज तृतीय के बीच में और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो इसमें ये हार गया था और पृथ्वीराज तृतीय जीत गए थे। पृथ्वीराज तृतीय के सेनापति उस टाइम थे स्कंद। तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में हुआ था, इसमें पृथ्वीराज तृतीय की पराजय हुई थी और मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज तृतीय को मार दिया गया था। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। जयचंद की यहाँ पे पराजय हुई थी और कहते हैं कि जयचंद ने ही इसको बुलाया था पृथ्वीराज तृतीय पर आक्रमण करने के लिए। बाद में इसको ही मार दिया गया। गौरी ने लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के चलाए थे। पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करें तो इनका मूल नाम था पृथ्वीराज तृतीय। दिल्ली के संस्थापक अनंतपाल तोपर नाना से इनको दिल्ली व अजमेर मिला था। चंदेल शासक परमारदेव को पराजित किया था व सेनापति अलाउद्दीन की मृत्यु हुई थी। और दरबारी कवि चंद्रमर्दाई थे इसकी, जो कि इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। लक्ष्मण सेन के दरबार में रहने वाले जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। 1203 की बात करें तो ऐबक द्वारा कालिंजर अभियान हुआ था और चंदेल शासक परमारदेव को हराया। 15 मार्च 1206 को खोखर सरदार द्वारा गौरी की हत्या कर दी गई थी और भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो गई थी ऐबक द्वारा। अन्य की बात करें तो सिक्कों पर देवी की अन्य तथ्य से संबंधित क्या पूछे जा सकते हैं। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के सबसे पहले चलाए थे मोहम्मद गौरी ने। पृथ्वीराज व गौरी के नाम के भी सिक्के चलाए गए थे। उत्तर में इक्ता या अक्ता प्रणाली की शुरुआत इसी ने की थी और इसके 4 मुख्य गुलाम थे। कौन कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि लाहौर और दिल्ली में था उस टाइम, यलदौज गजनी में, कुबाचा कच्छ व सिंध में, और बख्तियार खिलजी बंगाल व बिहार में। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की बात करें तो 1200 से 1206 में बंगाल बिहार पर आक्रमण किया था इसने और वहाँ का शासक था लक्ष्मण सेन। नालंदा और विक्रमशिला को तहस नहस इसी ने किया था। लखनौती को राजधानी बनाया था और इसकी गलती क्या थी? असम के महाराज्य पर हमला करना। प्रमुख विश्वविद्यालय की बात करें तो तक्षशिला वर्तमान के पंजाब में है, ये विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय। 700 BC से 800 BC के मध्य की बात है। कौटिल्य, पाणिनि, प्रसेनजित
इसी से संबंधित थे और आयुर्वेद को विज्ञान का केंद्र भी कहते हैं। तक्षशिला को 1980 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। नालंदा की बात करें तो ये वर्तमान के बिहार में है, राजगिरी में। वर्तमान भारत का सबसे प्राचीन है। कुमारगुप्त द्वारा बनवाया गया था इसको 400 AD में, और इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता है। विक्रमशिला की बात करें तो वर्तमान के बिहार भागलपुर में पड़ता है। पाल शासक धर्मपाल 783 से 820 में करवाया था और बख्तियार खिलजी द्वारा इसको ख़त्म कर दिया गया था 1193 में। बल्लवी की बात करें तो सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है। प्रशासनिक यहाँ की प्रशासनिक शिक्षा का केंद्र इसे माना जाता था। और चीनी यात्री इत्सिंग यहाँ पे शिक्षा ग्रहण किया था और बौद्ध शिक्षा का केंद्र था ये। दिल्ली सल्तनत की बात करें अब तो सब देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों का उदय हुआ था। गुलाम वंश, इसको इलवरी या मामलुक वंश भी कहते थे, और इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्हीं 4 गुलाम, मोहम्मद गौरी के उन्हीं 4 गुलामों में से ये एक था। खिलजी वंश सबसे कम समय तक रहा था, इसका संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक चला था, और ये सबसे अधिक समय तक चलने वाला वंश था और इसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश की बात करें तो ये 1414 से 1451 तक चला था और खिज्र खां इसका संस्थापक था। लोधी वंश की बात करें तो 1451 से 1526 तक चला था और बहलोल लोधी इसका संस्थापक था। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। गुलाब खिले तो सांस लूं, ये ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं क्योंकि इसका पूछ लिया जाता है क्रम। सबसे पहले देखते हैं इसमें से गुलाम वंश को। तो इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और इसने कुतुबी वंश की स्थापना की थी। इसके बाद आता है गयासुद्दीन इल्तुतमिश और फिर आता है बलवन, जिसने बलवनी वंश की स्थापना की थी। प्रमुख शासकों की बात करें तो संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और ये मोहम्मद गौरी का गुलाम और दामाद भी था और इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश के प्रमुख शासकों की बात करें तो 2-3 पूछ लिए जाते हैं, बाकी लगभग कितने शासक रहे थे, 11 शासक रहे थे गुलाम वंश के। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बाद आराम शाह, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ये इम्पोर्टेंट है, और रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इनके पिता कौन थे, इल्तुतमिश इनके पिता थे और ये पहली महिला शासिका थी। बराम शाह इसके बाद आता है, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि रजिया सुल्तान के बाद कौन शासक बना था, तो बराम शाह। फिर आता है गयासुद्दीन बलवन, बाकी ये नहीं पूछे जाते हैं ज़्यादा। कैकुवाद और अंतिम शासक था इसका कैमूर्स। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक था ये और ऐबक नामक तुर्क जाति का था। गौरी का सिपल सलार था, वह गुलाम था और 24 जून 1206 को इसका राज्य अभिषेक हुआ था। इसकी राजधानी लाहौर थी और सुल्तान की उपाधि इसने धारण नहीं की थी, खुतबा नहीं पढ़वाया था। मलिक या सिपह सलार की उपाधि इसने ली थी। 1208 में गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद से दास्ता नामक मुक्ति पत्र इसने प्राप्त किया था और इसकी समस्याएं थी यलदौज, कुवाचा और दिल्ली सल्तनत की स्थापना। उपाधियाँ इसने कुरान खां, लाख बख्श, होती मताई, मिनहाज, सिराज, ये 3 उपाधियाँ थीं। इसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी लाहौर में 1210 ईस्वी में। इसकी वास्तुकला की बात करें तो भारत गुंबद निर्माण व मेहराब निर्माण की कला की शुरुआत इसी के शासनकाल से हुई थी। कुरान की आयत, कमल, स्वास्तिक आदि का प्रयोग इसने किया था। मानव व पशु आकृति का प्रयोग इसने नहीं किया था। कुवत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली की बात करें तो ये भारत की प्रथम मस्जिद थी और जैन व वैष्णव मंदिरों के अवशेषों पर बनाई गई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बौद्ध मठ के अवशेषों पर बनाया गया था और विग्रह राज चतुर्थ द्वारा लिखित नाटक हेरिकेली में इसका वर्णन है। ये सारी चीज़ें कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई थी। कुतुब मीनार की बात करें तो इसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी और इसका सूफी संत था बख्तियार काकी की याद में इसने निर्माण शुरू किया था और 1369 में बिजली
के कारण ये क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसका पुनरुद्धार किया था, जीर्णोद्धार किया था फिरोज शाह तुगलक ने। और 5वीं मंजिल भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही जोड़ी गई थी। और ये अन्य 3 मंजिलें भी, अन्य तीन जो मंजिलें थी वो इल्तुतमिश द्वारा बनाई गई थी। लाल व बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया था। 1399 में यूनेस्को में शामिल किया गया है कुतुब मीनार को। लाल कोट के अवशेषों पर निर्मित है। 1505 में भूकंप के कारण इसमें नुकसान हुआ था और सिकंदर लोधी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। 1803 में रॉबर्ट स्मिथ ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। और कपोला जोड़ा, जिसे स्मिथ ऑफ फॉली भी कहते हैं। गियासुद्दीन इल्तुतमिश की बात करें तो 1211 AD में आराम शाह को मारकर ये शासक बना था। इल्तुतमिश ऐबक गुलामों का गुलाम व दामाद था। ऐबक का इलबरी तुर्क व बदायूं का गवर्नर था। ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। 1229 AD में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला ये प्रथम शासक था, प्रथम तुर्की शासक था, क्योंकि सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। इसकी मृत्यु 1236 में हो गई थी। प्रमुख कार्य की बात करें इल्तुतमिश के तो तराइन का तृतीय युद्ध इसने लड़ा था। इल्तुतमिश बनाम यल्दोज उसमें सपोर्ट किया था गौरी का। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां के हमले को टाला था। ख्वारिज्म सम्राट जलालुद्दीन को शरण देने से मना किया था इसने। और इसके अन्य कार्य थे, कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया था इसने। और सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे, चांदी का टका और तांबे का चीतल। इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी, तो ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी जाता है। इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई थी। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था, जो तुक्कान चहलगामी के नाम से जाना जाता था। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन इसी ने किया था। और न्याय हेतु अमीर-ए-दार और न्याय का घंटा दिल्ली में लगवाया था। वास्तुकला की बात करें तो हौज-ए-शमी और मदरसा-ए-मुज्जी। मंगोलों के बारे में देखते हैं तो मंगोल चीन के उत्तर गोबी रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाली असभ्य जाति थी। उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं को पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे और सभी प्रकार के मांस खाते थे। इनमें स्त्री विषय नैतिकता का सर्वथा अभाव था और ये माँ का सम्मान करते थे, लेकिन वे विभिन्न कबीलों में बटे हुए थे। उन्हें कबीलों में से एक 1163 में तमुचिन उर्फ चंगेज खान का जन्म हुआ, जिसे महान और श्रापित दोनों नामों से पुकारा जाता है। इसका पिता था चंगेज खान का येसु गाई बहादुर। फिर इसके इल्तुतमिश के बाद कौन शासक बनती है तो रजिया सुल्तान, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी ये। इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को इसने हटाया था अपने भाई को। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर और पुरुषों की तरह चोंगा, काबा या कुल्ला टोपी पहनकर दरबार में खुले मुंह से जाने लगी थी। रजिया ने मलिक जलालुद्दीन याकूब को अमीर आखुर घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए थे और बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर बराम शाह को बैठा दिया था। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी। अल्तुनिया इससे शादी के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। नसीरुद्दीन महमूद की बात करें तो अत्यंत सादा जीवन इसका था। इस्लाम के अनुसार कुरान की नकल भी इसको कहते हैं। टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। और बलवन नाइबे मामलिकात जो तुर्क का विरोधी था और भारतीय मुसलमान रेहान को नायब बनाया था। और फिर जो है पुनः बलवन शासक बना और नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई थी 1266 में। सम्मी इल वंश का अंतिम शासक था और बलवन सुल्तान बना था बलवनी वंश का। फिर आता है बलवन। बहाउद्दीन या गयासुद्दीन भी इनके